हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग सीडीपी के पेपर 1 और पेपर 2 के रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चंस कल डिस्कस कर दिया है, जो कि गणेश सर ने डिस्कस किया। आप लोगों को वीडियो अपलोड है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वीडियो को चेक कीजिए, देखिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आज का सेशन मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। आज 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 20 नंबर तक डिस्कस करेंगे। यदि सेशन पसंद आता हो तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्टिक्स कल्चरल टूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे हिंदी भी देखिएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एवं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाता है संज्ञात्मक विकास। तो संज्ञात्मक विकास को तो हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जानते ही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कल्चरल टूल्स के बारे में बात किया है, सांस्कृतिक उपकरण के बारे में बात किया। जहाँ पर सांस्कृतिक मतलब सोशल से जोड़ देता है क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे आंसर आपका लेव वाइगोस्की के साथ आपको जाना है। क्यों? क्योंकि ये बात ही करते हैं सोशल के साथ, बच्चों को जोड़ते हैं, सांस्कृतिक के साथ जोड़ते हैं, समाज के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो गया आपका 1 नंबर। तो यहाँ पर 1 नंबर हमने ये चूज किया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है नहीं है में। तो आप लोग यहाँ पर सही आंसर दे दीजिएगा कि सही आंसर देखिए, बहुत सारा 3 ऑप्शंस में सही आंसर दिया, एक ऑप्शन जो है जो कि गलत आंसर है। हम लोग को यहाँ पे गलत आंसर को चूज करना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर दिया है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तिका, लार्ज प्रिंट बुक्स। तो ये ऑलरेडी आंशिक दृष्टि से जो नहीं देख पाते हैं तो उनको ये उपयोग होगा, ये लार्ज प्रिंट बुक वाला। 3 डायमेंशनल मैप एंड चार्ट्स, तो ये भी उपयोगी होगा उन लोगों के लिए। टॉकिंग बुक्स भी उपयोगी होगा। तो जो 4 नंबर ऑप्शन देख रहे हैं आप, 4 नंबर स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, ये उन लोगों के उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि ये छोटे मुद्रा वाली कार्यशीट है जिनको उनको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का आंसर आपका 4 नंबर होगा दोस्तों। ओके, 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे क्या क्या कारण होता है, किस कारण से यहाँ पर क्वेश्चंस को आप लोग को चुनना है। तो देखिए सबसे पहले माइंड में उठा लीजिए कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहाँ बच्चे को हर तरह से इक्वालिटी मिलता है। तो जहाँ पर इक्वल होगा ऑप्शन में, वो आपका आंसर होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, तो ये सबसे गलत आंसर है। कभी भी बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग नहीं किया जाता है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर तो बिल्कुल नहीं, उनकी अक्षमताओं के आधार पर तो कभी भी उनको अलग नहीं किया जाता, ना ही उनकी सीमा को बांधा जाता है। 3rd नंबर देखिए, अलग अलग अक्षमताओं के वाले बच्चों के लिए विशिष्ट, बिल्कुल नहीं। एबिलिटी देख के तो कभी भी हम लोग अलग नहीं करते कि ये क्लास में जो गिफ्टेड बच्चा है और एवरेज बच्चे हैं उनको अलग अलग पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। सब बच्चे को समान रूप से यहाँ पे क्लास में शिक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ तो 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो 4 नंबर ऑप्शन तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। फिर भी आप देख लीजिए, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए बात ही कर दिया है, इंग्लिश में आप देख सकते हो इक्वल एजुकेशन का बात किया गया है। तो रेगुलर स्कूल में जहाँ पर इक्वल एजुकेशन दिया जाता है उसी को तो हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को जे जानते हैं। ठीक है, तो 3rd नंबर का आंसर ऑलरेडी आप लोग को मिल गया है 4 नंबर। अब चलिए दोस्तों 14 नंबर डिस्कस करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस, तो यहाँ पे देखिए, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। इंग्लिश वाला ऑप्शन देखना है तो देख सकते हो, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चाइल्ड कैन बी एड्रेस्ड बाय। तो यहाँ पर देखिए गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चाइल्ड को हम लोग क्लासरूम में कैसे पहचाने, टीचर कैसे पहचानेगा, तो क्या क्या ऑप्शन यहाँ देना आपको ज़रूरत है। एक टीचर के दिमाग से आप सोचिए कि ऐसे क्लास में बच्चे हों तो आप किस तरह से बच्चों को एड्रेस करोगे, किस तरह से पहचानोगे। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन देखिए, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरक्षरता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो इंग्लिश में देखिए, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम। ठीक है, 2nd नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। तो देखिए इंग्लिश में ये चीज वर्ड देखेगा, कॉन्वर्जेंट जहाँ दिया हुआ है ये वर्ड आपको, इसका मतलब तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, फिर भी मैं डिस्कस करती हूँ। कॉन्वर्जेंट का मतलब होता है जिसका आंसर एक ही होगा। ठीक है,
क्वेश्चंस के आंसर जो एक ही हो उसको हम लोग बोलते हैं, जो बच्चा एक ही तरीका से सोच सकता हो उसको हम लोग कॉन्वर्जेंट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अभिमुखी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग का तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जिसका क्वेश्चंस के आंसर तरह तरह से बच्चे सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव चाइल्ड में डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ रहता तो ऑप्शन 2 नंबर यहाँ पर सही होने का चांसेस हो सकता था। तो सेकंड वाला को आप काट दीजिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको नेगेटिव वर्ड दिख चुका है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होता। थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पर प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। 4 नंबर देखिए यहाँ पर रटने पर आधारित, तो ये रटने पर आधारित तो बिल्कुल मत जाइएगा, कभी भी हम लोग रॉट मेमोरी बेस्ड लर्निंग नहीं करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो ऑप्शंस था, ये चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसरता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, तो ये सबसे अच्छा आंसर है जो पहला नंबर ऑप्शन आपके साथ जा रहा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, पठन वैफल्य या पठन विकार हम लोग बोल सकते हैं, बच्चों की पहचान किस प्रकार किया जा सकता है। इंग्लिश में देखिए, चिल्ड्रन विथ डायलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाई बाय। तो देखिए पठन यहाँ पर दे ही चुका है। पठन का मतलब क्या हुआ, पढ़ने से दिक्कत। बच्चों में जो पढ़ने से विकार होगा उसकी पहचान कैसे करेगा एक टीचर। तो सबसे पहले देखिए, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद देखिए पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। और थर्ड नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो यहाँ पर दे ही गया है एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पर देखिए पठन वैफल्य, जो पठन विकार होता है, उसमें आपको थर्ड नंबर ऑप्शंस पूरा परफेक्शन जाता है, जिसमें पढ़ने और लिखने में दिक्कत आता है बच्चों को, ठीक है। जिस बच्चों को पढ़ने और लिखने में दिक्कत आता है उसको ही हम लोग, उसी विकार को हम लोग डायलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। फिर भी आप 4 नंबर को ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करना। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे थर्ड नंबर है, ठीक है। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर देखिएगा नहीं है, इंग्लिश में देखिएगा नॉट, ठीक है। ये चीज़ को नोटिस कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर पूछा है जो नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो ये बहुत ही गलत ऑप्शन है। तो यही तो पूछा है यहाँ से आपसे कि गलत कौन सा है, ठीक है। कभी भी विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने को कोई भी शिक्षक या शिक्षिका नहीं कहेगा विद्यार्थियों को, ठीक है। तो यहाँ थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए, यहाँ पर थर्ड नंबर में दिया हुआ है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। तो ये भी सही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, सेकेंड नंबर जो है, जो कि आपका गलत है, तो यही तो आपका सही ऑप्शन है। यहाँ तो ये पूछा ही गया है कि कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। तो रहा बात, अब 16 नंबर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था, यहाँ पर देखिए फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। देखिए हिंदी में जो आपको दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश वाले ऑप्शंस में चले जाएं, क्वेश्चंस में चले जाएं। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस नंबर, आगे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखिए पहला वाला क्या है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकंड नंबर ऑप्शन में देखिए कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑफ कोर्स ये तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये गलत है, प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ाई के टाइम, लर्निंग के टाइम जिसका भी शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं होगा तो पढ़ाई में इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे लिखा है पहला वाला नहीं पड़ता, तो ये गलत है। दूसरा वाला देखिए कि एक महत्वपूर्ण भूमिका सही है। सेकंड नंबर वाला सही है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये।
थर्ड नंबर देखिए का कोई आपसी संबंध नहीं है, तो ये गलत है भाई, आपसी संबंध रहता है। यहाँ पर देखिए शारीरिक स्वास्थ्य और इमोशनल, फिजिकल एंड इमोशनल दोनों का बच्चों में संबंध रहता है। और चौथा नंबर देखिए यहाँ लिखा कि भूमिका नग्न है, मतलब क्या इनसिग्निफिकेंट रोल है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट रोल बोला गया है। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सही ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, देखिए 18 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दे दिया गया है, ऑप्शन के साथ नीचे में और तरह तरह के ऑप्शंस आंसर में दिए। पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, एलिमिनेशन कर लेते हैं, कौन कौन सा ऑप्शंस आपको सही लगता है, उसके बाद फिर नीचे में डिस्कशंस करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए। इंग्लिश में देखिए टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम्स ए टीचर शुड। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन। तो सबसे बड़ी यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड देख लीजिए, यहाँ पर मोटिवेशन दिया है, अभिप्रेरणा दिया है, तो अभिप्रेरणा वाला ऑप्शंस तो ऑब्वियसली सही होगा। सेकंड दोस्तों देखिए सेकंड ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत। तो यहाँ पे देखिए क्लासीफाई जहाँ कर देगा बच्चों को, सेग्रीगेशन कर देगा, अलग कर देगा, तो वो ऑप्शंस में नहीं आता है। ठीक है, ये ऑप्शंस तो आगे से ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए थर्ड नंबर वाला देखते हैं, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। जब भी यहाँ पर डिस्कशन और डायलॉग का बात करता है क्लासरूम में बच्चों को यहाँ पर चांसेस दिया जाता है, तो ये ऑप्शंस भी आपका थर्ड नंबर सही है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, क्योंकि कभी भी किसी की डाइवर्सिटी को इग्नोर आपको क्लासरूम में नहीं करना, सबकी डाइवर्सिटी को यहाँ पर रिस्पेक्ट करना है। तो ये ऑप्शंस में देखिए 1, 2 और 4 गलत हो गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑलरेडी निकल आया है। जिस ऑप्शन में 1 और 3 होगा वो आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन में देखिए 1 और 3 आपको शो कर रहा है, तो यही तो आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, तो ऑप्शंस को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ के एलिमिनेशन करना है। अलग अलग जो गलत लगता है, जो नेगेटिव वर्ड है, उसको आगे निकाल दीजिए, तो आपको आंसर्स आपको आसानी से मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों देखिए 19 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो देखिए लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये बार बार रिपीट करता है पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जामिनेशंस में। ये दोनों पार्ट के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है। आप हर साल में देखो तो हर साल में एक बार तो दे ही देता है आपको, पेपर 1 में दे या पेपर 2 में दे। तो देखिए आंसर्स का देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर ऑप्शन देखिए कॉम्प्लेक्स और एक्टिव है, जटिल और सक्रिय है। तो ये ऑप्शंस आपको सही लगेगा, क्योंकि ये जटिल और एक्टिव। देखिए अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। यहाँ पर लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस, यही आपका सही बैठ रहा है। बट बाकी ऑप्शंस को भी आपको पढ़ लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सरल और रेखीय है, सिंपल और लाइनर है, सिंपल और इंडिविजुअल है, कॉम्प्लेक्स और पैसिव है। तो ये तीनों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस तो आपको एक ही नंबर जा रहा है, जो कि जटिल और सक्रिय है, कॉम्प्लेक्स और एक्टिव है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा जो कि 20 नंबर है। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा सेशन। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इसको क्लियर करना सबसे बड़ा एम है हमारा। ठीक है, तो चलिए अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देखिए टालना चाहिए तो बिल्कुल नहीं, टालना नहीं है, यहाँ पर डिसमिस नहीं करना है। इग्नोर भी तो बिल्कुल नहीं करना। अंडरस्टैंड यहाँ पर ये होता है समझना चाहिए। तीसरा नंबर ऑप्शन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि क्या करना चाहिए, टीचर को यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय, सामाजिक विविधता को समझना चाहिए, ना कि इग्नोर करना चाहिए, टालना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, निगलेक्ट करना चाहिए। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आप लोग को ऑलरेडी दिख ही रहा है कि अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट 10 और क्वेश्चंस बाकी रह गया आप लोगों का, जो कि गणेश सर आप लोगों को
करवाएंगे और फिर मिलेंगे हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस पाने के लिए, और साथ साथ ऐसे सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कशंस वीडियो में हमेशा होता रहेगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।